इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पास रिसोर्सेज कम थे लेकिन चैलेंजेस ज्यादा। फिर भी इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को खड़ा कैसे किया, चलिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में। दिस इज पल्लवी एंड दिस इज आवर चैनल पल्लवी एडिसन। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1950-1990। लास्ट टाइम हमने जो लास्ट वीडियो में जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट है ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम जो पढ़ेंगे वो ये देखेंगे 1950 से लेके 1990 में इसकी क्या स्टोरी है, इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट है। तो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास तीन तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, देखो कैपिटल के नाम से ही पता लगता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मार्केट इकोनॉमी। ये वो इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, राइट। सेकेंड हमारे पास है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये कौन सी होती है, ये हमारी इकोनॉमी वो है जिसमें सारी की सारी गवर्नमेंट के अंदर, जो भी गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है वही सब सारी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट के अंडर जो आती है वो हमारी आती है सोशलिस्ट में, मतलब जो बेसिक जिसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। मिक्स्ड में हमारे पास दोनों आती हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन प्राइवेट एंड पब्लिक। तो सबसे पहले प्राइवेट ओनरशिप हमारी कैपिटलिस्ट होगी, फिर हमारे पास सोशलिस्ट स्टेट ओनरशिप होगी और इसमें दोनों। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। तो देखो पैसा कमाना, इसमें सोशल वेलफेयर, इसमें दोनों के दोनों सेक्टर वाइज देखेंगे जिस तरह से होगा दोनों के दोनों ही होंगे। इसमें गवर्नमेंट का रोल नामात्र होता है, इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, इसमें कुछ हद तक पार्शियल कंट्रोल होता है, पार्शियल से फुल कंट्रोल। इसके सॉल्यूशन देखो, पैसा कमाने वाली चीज का जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो भी पैसे से ही होगी, इसीलिए सॉल्यूशन इसका कहां से मिलेगा, प्राइस मैकेनिज्म इसका क्या है, सॉल्यूशन। सेंट्रल प्लानिंग, जो गवर्नमेंट है उसके सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग से हो सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्लानिंग मैकेनिज्म। और उसमें दोनों ही चीजें लगेंगी, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही, यानी कि प्राइस एंड प्लानिंग बोथ। कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा होगा, उसने इतना क्यों किया, मैंने भी करना है, क्योंकि पैसा कमाना जहां पे बात हो रही है वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, कंपटीशन, ठीक है। और इसमें हमारे पास सोशलिस्ट में बिल्कुल भी नहीं, इसमें मॉडरेट, क्योंकि इसमें दोनों का ही रोल है। फायदे क्या होंगे, जब हम पैसा कमाते हैं तो नई नई चीजें करते हैं, इनोवेशन होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इसमें सोशल वेलफेयर है तो हम इक्वालिटी, कि सबको सेम चीज मिले, राइट। इसमें हमारे पास क्या आएगी, बैलेंस्ड ग्रोथ आएगी, क्योंकि दोनों ही चीजें पब्लिक एंड प्राइवेट ना। मतलब जो इसके डीमेरिट्स है, क्या नुकसान है इसके, सबसे पहला नुकसान है इनइक्वालिटी, और सेकेंडली हम कह सकते हैं मोनोपोली। ये नुकसान है क्योंकि हर बंदा चाहेगा मुझे पैसा कमाना है, तो वो बाकी वेलफेयर की चीजों को क्या करता है, इग्नोर करता है। और इधर हमारे पास क्या चीज है, इनएफिशिएंसी, और फ्रीडम क्या है हमारे पास, कम। क्यों इनएफिशिएंसी है, क्यों फ्रीडम कम है, क्योंकि सारा कुछ गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है। और इसमें सब कुछ करने के बावजूद हमारे पास, क्योंकि हम सब कुछ बैलेंस्ड के साथ चल रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज तो आएंगी, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही है। कॉन्फ्लिक्ट सब आते हैं, एक कह रहे सोशल वेलफेयर, दूसरा कह रहे हमारे पास, दूसरा कह रहा है कि प्रॉफिट कमाना, तो दोनों ही चीजें चल रही हैं, तो इस करके इसमें क्या आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉम्प्लेक्सिटी। दिस इज ऑल अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब हमारा जो स्टेट है, हमने बोला 1950 से लेके हमने 1990 तक जो करना है, इसमें हमारा इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी को क्या किया था, चूज किया था। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या आगे टॉपिक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे फॉलोइंग इंडिपेंडेंस, यानी इंडियन लीडर्स ने इन तीनों इकोनॉमीज में से कौन सी इकोनॉमी चूज की थी, मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो इंडियन लीडर्स चूज अ मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें दोनों की चीजें थी, स्ट्रेंथ भी थी विद सोशलिज्म, मतलब स्ट्रॉन्ग प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट का भी रोल था, प्लस हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ थी कि हमें कुछ ना कुछ क्या करना है, अर्न करना है। तो 1950 में एक चीज एस्टेब्लिश हुई जिसका नाम था
प्लानिंग कमीशन, उसका मेन मोटिव था कि हमें किसी भी तरीके से क्या करना है, इंडियन के लिए प्लानिंग की थी उन्होंने कि उसको, उनकी प्रायोरिटाइज थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना है। उनकी जो प्रायोरिटी थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। तो देखो पीसी महालानोबिस जो था वो हमारा आर्किटेक्ट था, किस चीज का, इंडियन प्लानिंग का, जिसका बेसिकली जो आइडिया था वो किसके लिए था मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उसकी प्रायोरिटी थी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास था, इस इकोनॉमिक सिस्टम ने 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को क्या किया था, सॉल्व किया था। कौन सी 3 प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्ट की थी और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लान। क्या होता है, तुम लोग जो प्लान करते हो उसका क्या मतलब होता है, यू हैव मेनी रिसोर्सेज, जिसमें से यू हैव टू चूज बेस्ट वन, राइट। तुम लोगों ने बहुत सारे रिसोर्सेज में से जो सही, जो तुम्हारी प्रायोरिटी होती है तुम उसको यूज में लगाते हो, वही हमारा प्लान होता है। तो देखो ध्यान से, प्लान क्या स्पेल्स आउट करता है, हाउ द रिसोर्सेज शुड बी पुट टू यूज। जितने भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज है हमें उनको कैसे यूटिलाइज करना है, यूज में लेके आना है। 2 तरह के गोल्स होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म और स्पेसिफिक का मतलब होता है विद इन स्पेसिफाइड पीरियड में हमें उस गोल को क्या करना होता है, अचीव करना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लान। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, अभी मैंने तुम्हें बताया कि उनकी इकोनॉमिक प्लानिंग क्या चीज थी। प्लानिंग का मतलब क्या है, हमें रिसोर्सेज को डिफरेंट सेक्टर्स में यूटिलाइज करना अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी, यही हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है। तो देखो डेफिनेशन देखते हैं, ध्यान से देखो। प्लानिंग कमीशन क्या डिफाइन करता है, इकोनॉमिक प्लानिंग को किस तरह से डिफाइन करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्स, कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, कहाँ पे, डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, डिफरेंट एक्टिविटीज में, अलग अलग एक्टिविटीज में, किस तरह से, अकॉर्डिंग्स विद नेशनल प्रायोरिटीज, कैसे कैसे कौन कौन सी प्रायोरिटी है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज हमें उन रिसोर्सेज को अलग अलग एक्टिविटीज में क्या करना, यूटिलाइज करना। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, और वी कैन से दैट यस इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के 2 ही प्रिंसिपल्स थे, एक तो बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी, और जब इकोनॉमिक मिक्स्ड इकोनॉमी है तो 2 ही चीजें होंगी, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो देखो कवर्स बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल एरियाज ऑफ इकोनॉमी। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। गोल्स क्या है हमारे 5 ईयर प्लान के, हमारे 5 ईयर प्लान के जो 5 साल के लिए, मतलब 5 ईयर प्लान का मतलब जो उन्होंने 5-5 साल के प्लान आउट किए थे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगी कौन कौन से 5 ईयर प्लान थे। तो वो 5-5 साल के जो प्लान बनाए थे उनका कुछ, देखो कोई भी काम करते हैं उनका कोई ना कोई एम या ऑब्जेक्टिव होता ही होता है। तो जो वो 5 ईयर प्लान बने थे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या अचीव करना चाहते थे। लॉन्ग टर्म प्लान्स में हमारे पास सबसे पहली चीज है ग्रोथ। अब इसमें एक टर्म यूज हो रही है हमारी जीडीपी। बच्चों को जब भी मैं क्लास में क्वेश्चन पूछती हूँ जीडीपी क्या होता है, तो मेरे सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आंसर क्या करेंगे, मैम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड जीडीपी। ये बहुत ही सिंपल सा, तुम लोग क्या बता रहे हो, फुल फॉर्म बता रहे हो, बट एक्चुअल में जीडीपी होता क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या होती है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन फाइनेंशियल ईयर और इकोनॉमिक ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। तो देखो ग्रोथ में हमारे पास क्या देखेंगे हम, कंट्री कितनी कैपेसिटी, कंट्री की क्या कैपेसिटी है इंक्रीज करने की, किसको, प्रोडक्शन को, किस प्रोडक्शन को, गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड बाय अ स्टेडी राइज इन जीडीपी। तो ग्रोथ में सबसे पहले चीज आती है कि हमारी जो प्रोडक्शन, हम किस तरह से अपनी प्रोडक्शन को, गुड्स एंड सर्विसेज कितनी इंक्रीज हो रही है, जो हम चीजें बना रहे हैं वो कितनी तेजी से इंक्रीज हो रही है, वो हमारे किसके अंदर आता है, ग्रोथ के अंदर आता है। देखो जीडीपी हमारी वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो एक साल के अंदर अंदर प्रोड्यूस होती है, जिनमें कंट्रीब्यूट होते हैं हमारे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। देखो जब भी हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं तो इस इकोनॉमी में हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। 3 सेक्टर कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड लास्ट इज सर्विसेज सेक्टर, ठीक है।
तो ये सेक्टर को कंट्रीब्यूट करके हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है, इसी को स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन बोलते हैं। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसमें कितने से लेके कितना हमारा जो है ग्रोथ हुई है। सेकेंड पॉइंट है हमारा मॉडर्नाइजेशन। इस पे एक क्वेश्चन आता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करते हैं, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, ताकि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके और कॉस्ट को कम कर सके। कैसे कॉस्ट कम हो जाती है? जब हम टेक्नोलॉजी कोई भी लेके आते हैं तो क्या होता है, हम लोग मैनुअली लेबर इंटेंसिव कम करके कैपिटल इंटेंसिव पे आ जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा रख रहे हो और कैपिटल इंटेंसिव में तुम लोग मशीन ज्यादा रख रहे हो। तो मॉडर्नाइजेशन, जब आप टेक्नोलॉजी ज्यादा लोगे तो इसका मतलब क्या है? मशीन ज्यादा हो रही है, तो उस केसेस में हमारी प्रोडक्शन कम होगी और हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑल्सो इंक्लूड इंस्टीट्यूशन एंड सोशल चेंजेस। इसमें एक और जो इम्प्रूवमेंट है मॉडर्नाइजेशन में, हमें इक्वल राइट्स रिकॉग्नाइज करना वुमेन के लिए भी, विमेन के लिए भी, विमेन को भी इक्वल राइट्स देने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये भी हमारा मॉडर्नाइजेशन के अंदर आता है। तो मैंने तुम्हें बोला था कि इसमें एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन था, क्या जो मॉडर्नाइजेशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है? मतलब किस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट? एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज करती है बहुत ज्यादा। इज इट सो? देखो, अगर हम देखें इसका आंसर, तो इनिशियली तो यस है। कैसे इनिशियली यस होगा? कि अगर मॉडर्नाइजेशन आ जाएगी तो तुम लेबर कम कर दोगे, तो विच कॉजेस टू अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट समझते हो? बेरोजगारी। ठीक है, वो तो होगी होगी, क्योंकि लोगों को हम क्या कर रहे हैं, वर्कर्स को निकाल के हम लोग मशीनरी ज्यादा रख रहे हैं। बट अगर तुम लॉन्ग टर्म पे देखो, इसका बहुत बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है इसका? जब तुम लंबे समय में टेक्नोलॉजी लगाते हो तो तुम्हारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, आउटपुट इंक्रीज होगी। जब तुम्हारी आउटपुट इंक्रीज होगी, भाई तुम लोग क्या निकालोगे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकलेगी कि नहीं? लोगों को और को रखोगे कि नहीं? काम बढ़ता है जब तुम्हारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो बंदों की जरूरत, इंसानों की जरूरत, वर्कर की जरूरत तुम लोग को पड़ेगी, विच लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो हम लोग बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक इनिशियल लेवल पे ये चीज होती है। बट लॉन्ग टर्म पे हम इसके आंसर में, इसका आंसर क्या लिखेंगे? ये नहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा, नहीं कॉज कर रहा अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज करता है, बट एट हायर लेवल, राइट, लॉन्ग टर्म के टाइम। फाइन, आई होप सो क्लियर हो गया पॉइंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ रिलायंस। व्हाट डज इट मीन? सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब होगा? यस, सेल्फ रिलायंस का मतलब होगा जब हम और किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखते, अपने खुद पे चीजें खुद पे डिपेंडेंट हो जाए, उसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। मीन्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन फॉरेन कंट्रीज। हम लोग कोई भी चीज के लिए फॉरेनर्स पे, फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं होते। फूड पे, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों पे हम लोग क्या करते हैं? डिपेंडेंसी छोड़ देते हैं, खुद से सारा काम करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर कंट्रीज, यानी फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंसी हमारी नहीं होती। फर्स्ट 7-5 ईयर प्लान में हमने सबसे पहले ये चीज बोली है, क्या चीज अवॉइड करनी है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस विद इन इंडिया। हमें इंपोर्ट नहीं करवाना, हमें खुद से प्रोडक्शन करनी है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। इसका एक एक ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन बन के पेपर में आ सकता है, तुम्हें समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडियन इकोनॉमी लगती बहुत इजी है कि रट्टा लगा लो, काम कर लो, नहीं, लर्न करना जरूरी है, पर उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, यू हैव टू रिवाइज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या चीज है? जिसमें हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ का ये ध्यान में रखना है कि सारे सिटीजन उस चीज को क्या कर सके? शेयर कर सके। इक्विटी का मतलब ही क्या होता है? ऑल सिटीजन, सबको, सिर्फ और सिर्फ रिच पुअर में कोई डिफरेंस नहीं देखना, रीजंस में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है हमें। नॉट जस्ट द वेल्दी, सिर्फ और सिर्फ धन कमाना हमारा मेन प्रोस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। सारे सिटीजन्स को
सारे इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स मिले। दिस इज कॉल्ड इक्विटी, राइट। देखो, रिड्यूसिंग इनकम एंड रीजनल इनइक्वालिटी, जो मैंने पहले बोला, कोई भी रीजनल इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, डिस्पैरिटीज नहीं होनी चाहिए। एवरी इंडियन को बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए। दिस इज इक्विटी। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट ऑब्जेक्टिव, फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि हर बंदा जो है वो सिचुएशन जहां हर बंदा काम करना चाहता है और एबल टू वर्क है, हैज इनकम जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट, उसके पास क्या होना चाहिए, उसको काम मिलना। बंदा काम करना भी चाहता है, विलिंग भी है, एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। हम उसी सिचुएशन को बोलते हैं। इट रूल्स आउट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉमन गोल ऑफ ऑल 5 ईयर प्लान। हर एक 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है क्या, कि उसको, हर बंदे को क्या मिले, बेसिक नीड्स मिले। तो वो बेसिक नीड्स कौन सी हैं, कि उसकी पॉवर्टी रिड्यूस हो जाए और वो अनएम्प्लॉयड ना रहे। तो वो सिर्फ किससे हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के, कि जो बंदा काम करना चाहता है, विलिंग है एंड एबल टू वर्क है, वो आराम से क्या कर सके, काम कर सके। देखो, एक लाइन लिखी हुई है, गोल्स कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने तुम्हें पहले बताया मॉडर्नाइजेशन का, तो ये देखो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, प्लानर्स मस्ट प्रायोरिटाइज्ड बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज। वही सेम चीज आ गई जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन की है, कि मॉडर्नाइजेशन, कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो रिड्यूस करती है एम्प्लॉयमेंट को, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं वो 5 ईयर प्लान में क्या चीज है। एक कंप्लीट ओवरव्यू फटाफट से, 5 ईयर प्लान क्या होते हैं। 5-5 साल का ऑलमोस्ट प्लान तैयार किया गया था। किस लिए तैयार किया गया था ये, देखो, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि कुछ ना कुछ धीरे धीरे 1 बाय 1 हम इम्प्रूव करेंगे एवरी सेक्टर्स में। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में देखो, पहले 5 साल का प्लान बना था एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना। सेकेंड प्लान बना था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना। फिर उन्होंने सोचा था कि इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाए, ओवरऑल डेवलपमेंट करें। नेक्स्ट में उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट में इक्वल प्रायोरिटी दी थी, किसको, पहले प्राइमरी को फिर इंडस्ट्री को। तो उन्होंने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी दी थी। नेक्स्ट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट लेके आए थे, किस चीज में, एडवांसमेंट लेके आए थे, एग्रीकल्चर में। फिर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया और जो भी पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए थे। देन जो भी 5 ईयर्स की रिजिडिटी थी उसको ओवरकम किया, मतलब देखा कि इन सब में क्या कमियां आ रही है, उनको ओवरकम किया गया। फिर लिबरलाइजेशन और मतलब थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया, प्राइस को कंट्रोल किया गया, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया, प्रोडक्शन, फूड ग्रेन, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया गया, सोशल जस्टिस के साथ, सोशल वेलफेयर के साथ। फिर सेम पॉइंट लिख दिया, ये दोबारा सेम चीज की थी, जनरेटिंग किए थे एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल जस्टिस। फिर मॉडर्नाइजेशन थी, उसके बाद इकोनॉमिक सोशल ग्रोथ, फिर पॉवर्टी को रिडक्शन, मतलब रिड्यूस किया गया, ग्रोथ कैसे इंप्रूव होगी, और लास्ट में इतना तेज करते करते सस्टेनेबल ग्रोथ जो थी वो अर्न होनी शुरू हो गई थी। ये हमारे थे कुछ 5 ईयर प्लान्स टिल 2017 तक मेंशन है। जितने मेंशन है यू हैव टू रिवाइज, ये पेपर में नहीं आते, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान का रोल कैसे था। एकदम से पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आ गई थी, सर्विसेज सेक्टर नहीं आ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रिड्यूस हो गई थी, सब कुछ 1 बाय 1 चला था। 5 ईयर का प्लान आउट किया गया था। तो वो सारे प्लान आउट किस तरह थे, एक आप स्क्रीनशॉट लेके आगे कर सकते हो।